मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू अर्थलॉजिकल। इन दिस सेशन हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चंस जो कि आईक्मेट एग्जामिनेशन में आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT। और साथ में व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक गिवन है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में टेक अ पॉज, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट, फिर सॉल्यूशन देखो तो बेस्ट रहेगा। So first question, in a 4-digit number, product of 1000 digit and unit digit is 0, while their difference is 7. Product of the middle digit is 18, middle digits is 18. The 1000 digit is as much more than the unit digit as the hundredth digit is more than टेंथ डिजिट। तो 4 डिजिट नंबर हमारा होगा क्या? दिस इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ऑप्शंस गिवन नहीं है क्योंकि ऑप्शन से क्वेश्चन बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 4 डिजिट नंबर, लेट अस से अवर नंबर इज ABCD। 4 डिजिट नंबर इज ABCD और गिवन है प्रोडक्ट ऑफ 1000 डिजिट एंड यूनिट डिजिट इज 0, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ A एंड D, A इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 0। अब कोई भी नंबर अगर हमारा 4 डिजिट नंबर है तो दैट इंप्लाइज कि फोर्थ डिजिट 1000 डिजिट बेसिकली A शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर A 0 हो जाएगा तो फिर नंबर हमारा 4 डिजिट ही नहीं बचेगा, 3 डिजिट हो जाएगा। सो इफ A इज नॉट 0 बट प्रोडक्ट ऑफ A एंड D इज 0, दैट क्लियरली इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू 0। Then question is saying that their difference is 7. So if D is 0, A must be equal to plus 7, क्योंकि -7 तो हो नहीं सकता, तो A must be 7, यानी कि हमारा नंबर विल बी 7 followed by 2 digits ending with 0. This is our number. Now product of the middle digits is 18. So B and C का product is 18. So B into C, this is equal to 18. And 1000 digits is as much more than unit digit. 1000 digit हमारा 7 ज़्यादा है unit digit से, and as the 100 digit is more than the 10th digit, यानी कि B should be equal to C plus 7. B into C 18 है, B is equal to C plus 7. तो 18 कैसे कैसे बन सकता है? 18 could be 1 into 18, बट डिजिट है B और C, तो 1 into 18 तो पॉसिबल नहीं होगा। 2 into 9, 3 into 6, और सिंस गैप 7 का है तो 2 into 9 विल बी द केस, एंड B is equal to C plus 7, तो B is equal to 9 हो जाएगा, C is equal to 2 हो जाएगा। सो हमारा नंबर हो जाएगा 7 9 2 0। लास्ट में ये जरूर वेरीफाई कर लो कि हमारा 100 डिजिट इज मोर देन 10 डिजिट, तो यस दैट इज करेक्ट। कि ऑर्डर तुमने अपोजिट तो नहीं किया, 7290 आंसर तो नहीं है, ठीक है। तो एक बार लास्ट में वेरीफाई जरूर कर लेना। 7920 हमारा फॉर श्योर आंसर है, दैट विल द आंसर। लॉक किया, मार्क करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स whose sums are equal to their products. Number of pairs of integers whose sums are equal to their products. So if numbers are, let us say, A and B, integers are A and B, so as per the condition, sum will be A plus B, product will be A into B, and both are equal. A plus B is equal to A into B. ठीक है, तो अगर नंबर्स हमारे फॉर एग्जांपल 0 हो जाए, 0 plus 0 इज इक्वल टू 0 into 0, फिर चाहे जितने बार 0 ऐड करो फर्क ही नहीं पड़ता। सो बोथ नंबर्स कैन बी 0, दिस कुड बी वन केस। सेकंड केस क्या हो सकता है? अगर हम दोनों को इक्वल कर दें, दोनों इक्वल तो खैर हो ही रहे, बट A plus B इज इक्वल टू AB, इफ बोथ कैन बी 2, 2 plus 2 इज इक्वल टू 2 into 2, ठीक है। सो बोथ कैन बी इक्वल टू 2, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। क्या कोई और केस पॉसिबल है? और केस दिख तो नहीं रहा है, बट प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होगा? देखो यहाँ से तो हमें 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर कि नंबर ऑफ पेयर्स आर 2 ओनली। बट व्हाट विल बी प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर सच अ क्वेश्चन, क्योंकि हमें ऑप्शंस गिवन नहीं है, ठीक है। हम इस बात के लिए कैसे श्योर हो कि केवल 2 ही सॉल्यूशंस होंगे? देयर विल नॉट बी मोर देन 2 सॉल्यूशंस, ठीक है। ये श्योरिटी कैसे आएगा? सो फॉर दैट इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम सॉल्यूशन करें इसका, ठीक है। आंसर तो 2 ही है, बट व्हाट शुड बी द प्रॉपर सॉल्यूशन? तो A plus B, दिस इज इक्वल टू AB, एंड AB इज A into B। सारी वैल्यूज को एक साथ लेके चले जाएं तो A into B माइनस A माइनस B, दिस इज इक्वल टू 0, एंड इफ यू टेक फर्स्ट 2 टर्म्स AB माइनस A को कॉमन लिया, इनसाइड ब्रैकेट वाली B माइनस 1, तो A into B माइनस 1 माइनस B, दिस इज इक्वल टू 0। अब A के साथ में B माइनस 1 आया है, तो समहाउ हम B माइनस 1 फर्दर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर दैट वी नीड A into B माइनस 1 माइनस 1 टाइम्स B माइनस 1, ऐसा आना पड़ेगा।
तब तो हम कर पाएंगे, ठीक है। सो -1 इंटू b-1 के लिए क्या हुआ, -1 इंटू b-1 कब आएगा, जबकि हमारा एडिशनली +1 और हो। भाई ये क्या है, इसका एक्सपेंशन होगा, दिस विल बी इक्वल टू, सेपरेटली लिख देता है समझाने के लिए, ठीक है। सो a इंटू b-1 -1 इंटू b-1, बेसिकली दिस इज a इंटू b-1 माइनस b +1, ठीक है, तभी तो हम ऐसे लिख पाएंगे। सो ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। लॉजिक क्लियर हुआ कि 1 क्यों ऐड कर रहे हैं बोथ साइड्स में, क्योंकि 1 बोथ साइड्स में ऐड करने से हमारा इक्वेशन चेंज नहीं होगा और साथ में अल्टीमेटली विल बी गेटिंग a into b-1 -1 into b-1. So now this becomes a into b-1 -1 into b-1, this is equal to 1, which is basically a -1 into b-1 equal to 1. So the product of two numbers is equal to 1, a -1 and b -1. So either both will be equal to 1 or both will be equal to -1, क्योंकि a -1 b-1 है तो अल्टीमेटली इंटीजर ही, क्योंकि क्वेश्चन तो इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सो होने तो इंटीजर ही, फ्रैक्शन तो नहीं हो सकते। सो ईदर बोथ आर इक्वल टू 1 और बोथ आर इक्वल टू -1, और कोई भी सॉल्यूशन यहाँ से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर हमने 1 के बजाय a को भी 2 कर दिया तो दूसरे को हाफ होना पड़ेगा, हाफ होने पे फिर इंटीजर सॉल्यूशन नहीं आएगा। सो इफ a -1 इज इक्वल टू 1 एंड b -1 इज इक्वल टू 1, तो a और b की वैल्यू क्या आएगा, a -1 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2, b -1 इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, और a -1 इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू 0, b -1 इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 0. सो ओनली 2 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, बट दिस इज द प्रॉपर मेथड टू सॉल्व। क्या ही क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, let p be a positive integer such that unit digit of p cube is equal to 4. So what are the possible unit digit values of p plus 3 whole cube? Unit digit of p cube is equal to 4. p whole cube का यूनिट डिजिट हमें 4 मिल रहा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 3 नंबर्स, तो जो यूनिट डिजिट हमारा, यूनिट डिजिट ऑफ द आंसर विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लाइंग नंबर्स, ठीक है। तो हमें सिर्फ कंसर्न किससे, यूनिट डिजिट से। फॉर एग्जाम्पल इफ आवर नंबर इज 234 होल क्यूब, तो यूनिट डिजिट ऑफ 234 होल क्यूब विल डिपेंड ऑन यूनिट डिजिट ऑफ 4 क्यूब, बाकी बचे हुए नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो पी क्यूब का यूनिट डिजिट हमें आ रहा है 4, सो वी हैव टू चेक व्हाट कैन बी लास्ट डिजिट। अब सिंस द यूनिट डिजिट इज 4 विच इज अ इवन डिजिट, सो एक बात तो श्योर है दैट p इज इवन, और p का लास्ट डिजिट भी इवन होगा। तो लास्ट डिजिट कैन बी 0, 2, 4, 6 और 8, और क्योंकि क्यूब है, अब 0 में तो पता है लास्ट में 0 ही आएगा, तो 0 तो ऑब्वियसली नहीं होगा। 2 क्यूब लास्ट डिजिट इज 8, 2 क्यूब इज 8, 4 क्यूब 64, so last digit is 4, so 4 cube is possible. 6 cube 216, last digit is 6, not possible. 8 cube 512, last digit is 2, तो ये भी possible नहीं है। So only one case is possible when unit digit is equal to 4. So for sure in p में unit digit is equal to 4. And question asking possible unit digit of p plus 3 whole cube. So if p में unit digit 4 है तो p plus 3 में क्या होगा यूनिट डिजिट, ऐड कर दोगे 4 अब में 3 तो 7 विल बी आवर यूनिट डिजिट, एंड फिर हमें p plus 3 होल क्यूब करना है। तो नंबर एंडिंग विद 7 होल क्यूब व्हाट विल बी यूनिट डिजिट, तो सेम यूनिट डिजिट होगा जो कि 7 क्यूब में होगा, और 7 क्यूब एंड करता है 3 पे, सो आंसर विल बी 3 ओनली, ऑप्शन ए इज द आंसर, दैट 3 विल बी फॉर श्योर द यूनिट डिजिट ऑफ p plus 3 होल क्यूब। क्लियर, ओके। बाकी यूनिट पे डिटेल में डिस्कशन, अगर सॉल्यूशन देखना है, डिटेल में मेथड समझना है, तो इसके लिए आई विल बी पिनिंग द लिंक ऑफ सम सेशन एट द टॉप, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी तुम सेशन को प्रॉपर्ली चेकआउट कर लेना। यूनिट पे जो पेज जो भी क्वेश्चन हो उनके लिए डिटेल में सेशन देखना पड़ेगा, तो सारी बातें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बट फंडामेंटल यही है कि जब भी हम यूनिट बेस्ड क्वेश्चन करना है, तो हमेशा जो यूनिट होगा हमारा आंसर का, हमारे प्रोडक्ट का, दैट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन यूनिट्स ऑफ द नंबर्स जो कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है यूनिट में साइक्लिसिटी का, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई होगा। यूनिट में 743 टू द पावर 85 माइनस 525 टू द पावर 37 प्लस 987 टू द पावर 96 क्या होगा। सबसे पहला काम, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी कितना ही बड़ा नंबर दिखाओ, अल्टीमेटली यूनिट डेट हमारा डिपेंड करेगा यूनिट डेट पर ही। तो बेसिकली 743 टू पावर 85 में यूनिट सेम एज 3 टू पावर 85 होगा।
सिमिलरली 525 टू द पावर 37 में यूनिट सेम एज 5 टू द पावर 37 होगा, एंड सिमिलरली 7 टू द पावर 96 का यूनिट हमारा 987 टू द पावर 96 का होगा। ठीक है, नाउ अब इसके बाद में क्या है, 5 का कुछ भी पावर हो, अल्टीमेटली यूनिट विल बी इक्वल टू 5 ओनली। ठीक है, 0 का एनी पावर यूनिट इज 0, 5 का एनी पावर यूनिट इज 5, 6 टू एनी पावर यूनिट इज 6, और सिमिलरली 1 टू एनी पावर यूनिट इज इक्वल टू 1। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 नंबर्स, बाकी नंबर्स में 4 का साइक्लिसिटी अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें से कुछ में 2 का साइक्लिसिटी लगेगा, बट 4 का सब में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का साइक्लिसिटी इम्प्लाइज दैट एनी नंबर एनी डिजिट अपार्ट फ्रॉम 0, 5, 6, 1। सो फॉर एग्जाम्पल 2, सो 2 टू द पावर लेट अस से 73 में क्वेश्चन पूछे व्हाट विल यूनिट इट, तो दिस विल बी सेम एज 2 टू द पावर 73 क्या है, 73 72 प्लस 1 4k प्लस 1, तो सेम एज 2 टू द पावर 1। ठीक है, 2 टू द पावर 4k प्लस 1 का यूनिट विल बी सेम एज 2 टू द पावर 1। 2 to the power 4k plus 2 का यूनिट will be same as 2 square. 2 to the power 4k plus 3 same as 2 to the power 3 and so on. ठीक है, और अगर 2 to the power 4k है तो same as 2 to the power 4, और यही काम 3 पे होगा, यही 7 पे होगा। ठीक है, तो 3 to the power 85 है, 85 is 84 plus 1, तो सेम एज 3 to the power 1 का यूनिट। 5 में तो 5 ही आ जाएगा, और 7 to the power 96, 96 क्या है, 96 इज itself a multiple of 4, तो सेम एज 7 to the power 4। 3 टू पावर 1 का यूनिट 3 होगा, 5 का 5 होगा, और 7 टू द पावर 4, 7 7 49, और फिर 49 इंटू 7 343 इंटू 7 2401, 7 टू द पावर 4 इज 2401, तो 3 माइनस 5 प्लस 1 विच इज बेसिकली 4 माइनस 5। अब निगेटिव में तो आएगा नहीं आंसर। ठीक है, तो जब भी निगेटिव में आंसर आ रहा हो 10 ऐड कर दो, 10 ऐड कर दो, तो 4 माइनस 1 प्लस 10 कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा 14 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 9। सो आंसर विल बी इक्वल टू ऑप्शन ए 9। क्लियर है? ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। लेट अस से हमारा क्वेश्चन होता है कि 232 टू द पावर 173 माइनस 324 टू द पावर 273 प्लस 433 टू द पावर 373 माइनस 527 टू द पावर 473। तो what will be our unit of this number? Pause the video and try to solve it. Unit of 232 to the power 173 minus 324 to the power 273। अगेन क्या करना है, सबसे पहला काम सब कुछ कन्वर्ट कर दो, सिर्फ और सिर्फ लार्ज डिजिट रखो। ठीक है, 2 4 3 एंड 7। अच्छा, 4 में चीज़ें आसान होती हैं, आसान इस तरह से कि 4 टू द पावर ऑड 4 1, 4 टू द पावर 1 4 क्यूब यूनिट 4 होगा, 4 टू द पावर इवन में 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। Similarly 9 में भी 9 to the power odd is always ending in 9 and 9 to the power even is always ending in 1। ठीक है, तो और क्योंकि हमें अल्टीमेटली साइक्लिसिटी क्या मिलेगा, बाकी सब में 4 का साइक्लिसिटी मिलेगा। ठीक है, जहाँ 4 का मिले तब भी, 2 का मिले तब भी, तो अल्टीमेटली हमारा अगर पावर है 173, तो पावर का जो लास्ट की 2 डिजिट्स है वही मैटर करती है। ठीक है, 73, तो दिस विल बी सेम एज 2 टू द पावर 73 का यूनिट। सिमिलरली 4 टू द पावर 73 का यूनिट, सिमिलरली 3 टू द पावर 73 का यूनिट, सिमिलरली 7 टू द पावर 73 का यूनिट। और 73 क्या है बेसिकली, 73 72 प्लस 1, 73 है हमारा 72 प्लस 1 यानी 4k प्लस 1। तो और भी आसान हो गया, अल्टीमेटली बचा 2 टू द पावर 1 माइनस 4 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस 7 टू द पावर 1, तो 3 प्लस 2 हो गया 5 माइनस 11, और ऑब्वियसली क्योंकि निगेटिव में तो आएगा नहीं यूनिट, तो ऐड कर दो 10, सो आंसर विल बी 4। आंसर विल बी 4। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए देता हूँ, इसको आंसर कमेंट में करना कि यूनिट ऑफ 213 टू द पावर 213 माइनस 312
to the power 312 plus 321 to the power 321 minus 177 to the power 177 plus 214 to the power 214. क्या आंसर होगा? आंसर इन कमेंट. Okay. Next question. Maximum value of the natural number n for which 21 to the power n divides 50 factorial. Maximum value of natural number n for which 21 to the power n divides 50 factorial. Now 50 factorial is equal to 50 into 49 into 48 into 47 till 1. So product of first 50 natural numbers is 50 factorial. और क्वेश्चन पूछ रहे हैं n for which 21 to the power n divides 50 factorial. ठीक है, 21 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो, फैक्टराइज करो. इन प्राइम फैक्टराइजेशन 21 इज 3 into 7, तो 21 to the power n क्या होगा? 3 to the power n into 7 to the power n. और हमें चाहिए ऐसी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n दैट कैन डिवाइड 50 फैक्टोरियल. ठीक है, सो पहले एक सिंपलर एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारा क्वेश्चन कहे कि 3 to the power n एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n for which 3 to the power n divides 9 factorial. 9 to the power n नहीं, 9 factorial. ठीक है, 9 factorial को डिवाइड करें, मैक्सिमम पावर ऑफ n क्या होगा? एंड 9 factorial इज बेसिकली इक्वल टू 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. डिवाइड करना है 3 to the power n से, तो 3 का मल्टीपल कहाँ कहाँ मिलेगा? इन 9 कॉन्स्टेंट नंबर्स इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स. सो 9 में मिल रहा है 3 का पावर, 6 में मिल रहा है, 3 में मिल रहा है. 9, 6 and 3, these three numbers are multiple of 3. 9 is 3 into 3, तो 9 is basically 3 square. 6 is 3 into 2, तो 3 to the power 1 मिल रहा है, और 3 is 3 to the power 1. सो यहाँ पे कितना हमें अल्टीमेटली कितने पावर्स ऑफ 3 मिल रहा है? 3 to the power 2 in 9, 3 to the power 1 in 6, 3 to the power 1 is 3. Total 3 to the power 4 is present in 9 factorial. So maximum power of 3 which can divide 9 factorial will be 3 to the power 4. यानी कि n will be equal to 4. So basically maximum value of n will be equal to highest power of 3 available in 9 factorial. ठीक है, और उसके लिए हमें चाहिए होगा क्या आइडेंटिफाई करना होगा कि कितने हमारे मल्टीपल्स ऑफ 3 मिल रहे हैं, और फिर उसमें से कुछ मल्टीपल्स ऐसे होंगे जो कि 3 स्क्वायर के मल्टीपल होंगे. और जब हम लार्जर वैल्यू लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम 30 फैक्टोरियल लें, तो फिर वहाँ पे हमें 30 नंबर्स मिलेंगे, वहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे जो कि 3 क्यूब के मल्टीपल होंगे. इज दैट इट? सो तो वहाँ पे हमें 3 बार काउंट करना पड़ेगा, 3 टाइम्स काउंट करना पड़ेगा पावर ऑफ 3. क्या क्लियर है? ठीक है, तो लॉजिक क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर एग्जाम्पल 9 फैक्टोरियल में देखना है, या फिर 1 से लेकर 9 तक देखना है, हाउ मेनी पावर्स ऑफ 3 आर इन टोटल इन द प्रोडक्ट. सो आंसर विल बी 9/3 इंटीग्रल पार्ट प्लस 9/3 स्क्वायर इंटीग्रल पार्ट प्लस 9/3 क्यूब इंटीग्रल पार्ट. ऐसे तब तक करोगे टू फाइंड आउट पावर ऑफ 3 इन 9 फैक्टोरियल जब तक कि हमारा इंटीग्रल पार्ट 0 ना आने लगे. तो 9/3 इज इक्वल टू 3, इंटीग्रल पार्ट भी 3 आएगा, प्लस 9/3 स्क्वायर इंटीग्रल पार्ट विल बी इक्वल टू 1, 9/1 आएगा, और इसके बाद में फिर 0 आएगा. तो हमारा पावर कितना होगा? मैक्सिमम पावर विल बी इक्वल टू 4. दिस विल बी इक्वल टू 4. यही सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है. नाउ इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर है. ठीक है, 21 टू द पावर n है, तो हमें पावर ऑफ 3 देखना पड़ेगा और पावर ऑफ 7 देखना पड़ेगा. 3 टू द पावर n एंड 7 टू द पावर n. 50 फैक्टोरियल में पावर ऑफ 3 कितना होगा? अच्छा, एक बात विदाउट कैलकुलेशन सोच के बताओ कि 50 फैक्टोरियल है, हमें चेक करना है पावर ऑफ 3 एंड पावर ऑफ 7, तो किसकी पावर ज़्यादा आएगी, किसकी कम आएगी? क्योंकि 3 की पावर्स अगर करें, 3 के मल्टीपल्स अगर कर रहे हैं एट एवरी डिफरेंस ऑफ 3, इजंट इट सो? 3 में होगा, 6 में होगा, 9 में होगा, 12 में होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, और 9 के बाद 3 स्क्वायर भी आना स्टार्ट हो जाएगा. बट 7 के मल्टीपल्स 7 के डिफरेंस में अगर कर रहे हैं तो हमें रेयरर मिलेंगे, कम मिलेंगे, लेसर मिलेंगे. सो देयर डेफिनेटली विल बी लेसर पावर ऑफ 7, लेसर पावर्स ऑफ 7, इजंट इट सो? लेसर मल्टीपल्स ऑफ 7. और जिसके मल्टीपल लेसर मिलेंगे वो हमारा डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा इन दिस केस. क्यों होगा? बिकॉज हमें अल्टीमेटली पेयर बनाना है. वी हैव टू मेक पेयर ऑफ 3 and 7. 21 तो तभी बनेगा ना जब 3 और 7 का पेयर बनेगा, और 3 और 7 का जब पेयर बनाओगे उसके लिए हमें 7 भी तो चाहिए. पेयर डिटरमाइन होंगे जो नंबर हमारा लेसर अकर करेगा उसके बेसिस पे. और क्योंकि 3 into 7 हमें यहाँ पे एक 3 चाहिए, एक 7 चाहिए, तो डेफिनेटली आवर आंसर विल डिपेंड ऑन 7.
तो अगर हम इंस्टेड ऑफ दोनों वैल्यूज निकालने के सिर्फ वैसे 7 के मल्टीपल भी निकालने कि कितने होंगे, 7 टू द पावर मैक्सिमम कितना आएगा, तो वहां से भी हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो 3 पे हमें एफर्ट करने की ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी समझने के लिए करना है तो करेंगे, बट पॉइंट इज कि हमें 3 के मल्टीपल्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पेयर चाहिए, पेयर में एक 3 चाहिए, एक 7 चाहिए, और 7 डिटरमाइन करेगा कि 7 के मल्टीपल कम आएंगे, ठीक है। सो आइडेंटिफाई करते हैं 7 कितने मल्टीपल आएंगे। 50/7 इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट समझने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज जब कैलकुलेशन करोगे तुमने तो पहले देखा 50/7 कितना आएगा, 7 7 49, 7 टाइम्स आएगा, 7 आया। अब नेक्स्ट को फिर से डिवाइड करना है, क्योंकि अल्टीमेटली अगला क्या है, 50/7²। तो इस 7 को ही डिवाइड कर दो 7 से, 7/7 इक्वल टू 1 आ गया। अब अगली बार डिवाइड करोगे 7 से तो अब तो जीरो ही आ गया, इसके बाद की कहानी जीरो है, ठीक है। वही प्रोसेस था 50/7³ एंड सो ऑन। तो लिखोगे नहीं, लिखोगे सीधे सीधे क्या, 50/7 7 आ गया, 7/7 1 आ गया, 1/7 फिर जीरो आएगा, ठीक है। तो यानी कि टोटल 8 मैक्सिमम पावर आएगा 7 का, 7 टू द पावर 8 आ गया। अब 3 के लिए चाहिए तो 50/3 सेम रिपीट करो, ठीक है, लिखने की जरूरत है। 50/3 कितना आएगा, 50/3 इज 17 टाइम्स आएगा, नहीं जाएगा, 16 टाइम्स जाएगा। 51 होता तो हो जाता 16। अब 16/3 करो, 16/3 5 टाइम्स जाएगा, क्योंकि इंटीजर लेना है हमें। 5/3 1 जाएगा, और 1/3 तो जीरो है। तो 16 + 5 + 1 22, यानी 3 टू द पावर 22 होगा। अब क्योंकि हमें 7 और 3 के पेयर्स बनाने हैं, पेयर्स हमारे कितने बन पाएंगे, 8 ही बन पाएंगे। 7 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 8, बाकी बेचारे 3 की पावर 14 अकेला ही रहेगा। सो 21 टू द पावर 8 will be maximum power of 21 which can divide 50 factorial, तो आंसर विल बी 8, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है। अब अगर ये बात समझ गए हो तो अब सिंपल सी बात बताओ, अगर क्वेश्चन पूछता 63 टू पावर n, तब आंसर क्या होता, 63 टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दिस इज बेसिकली 9 × 7, 3² × 7। तो इस बार भी हमें पेयर बनाना है, बट इस बार हमें 3 की पावर 2 चाहिए, हर एक 7 के साथ में, 7 टू द पावर 1 के साथ में 3² चाहिए। तो अब अगर हमें 7 टू द पावर 8 मिला है तो 3 टू द पावर 16 चाहिए उसके लिए, बट अभी भी हमारे पास 3 टू द पावर 16 अवेलेबल तो है, कोई प्रॉब्लम अभी भी नहीं होगा, इजंट इट सो। तो स्टिल हमारा आंसर विल बी 8 ओनली, कि 63 टू पावर 8, यहाँ भी n की वैल्यू 8 ही आएगी, अभी भी n का वैल्यू 8 होगा। लेकिन अगर हम फिर से एक बार 3 मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम कहें नहीं 63 टू पावर n नहीं चाहिए हमें, हमें तुम बताओ कि 189 टू द पावर m, सो m का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। तो अब हमें चाहिए 27 × 7, यानी 3 टू पावर 3 × 7 टू द पावर 1, तो यानी कि एक 7 के साथ में 3 3 चाहिए हमें। तो अगर 7 टू द पावर 8 है हमारे पास में, तो तब जाके पेयर बनेगा जबकि 3 टू पावर 24 हो। 8 का 3 टाइम चाहिए ना, बट 3 टू पावर 24 है कहाँ हमारे पास, हमारे पास है 3 टू पावर 22 ओनली। तो 7 टू द पावर 8 तो है हमारे पास, बट पॉइंट ये है हमारे पास 8 पेयर बन नहीं पाएंगे। 3 टू पावर 22 है हमारे पास, 7 टू पावर 8 × 3 टू पावर 22 है, ठीक है। सो अल्टीमेटली 3 टू पावर 3 चाहिए, कितनी बार ले पाओगे, 7 टाइम्स ले पाओगे, 3 टू पावर 21 × 7 टू द पावर 7, और फिर इसके बाद 7 टू पावर 1 भी बच जाएगा और 3 टू पावर 1 भी बच जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारे पास 189 टू द पावर 7 ही आ पाएगा, यानी कि मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m विल बी इक्वल टू 7 इन दिस केस। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पाओ, आंसर इन दिस केस विल बी 7। क्लियर है, और अगर ये बात क्लियर है तो फिर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन तुम्हें दे देता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द नेचुरल नंबर n फॉर विच 105 to the power n divides 100 factorial. So what will be the answer? 105 to the power n divides 100 factorial. Okay, कमेंट में आंसर मेंशन करना इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x and fractional part of x is equal to x minus integral part of x. If n is a natural number, then sum of all values of x satisfying the equation 2 times the integral part of x is equal to x plus n times fractional part of x. Okay. So जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में इक्वेशन है हमारा, सो दो कंडीशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जो हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है, अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स हमारा n से लेकर n+1 के बीच में है, दिस इज बिटवीन n एंड n+1, ठीक है। एक सेकेंड,
वो कहानी थोड़ा बात के लिए। पहले अगर हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम इंटीजर एन है, इफ दिस इज इक्वल टू सम इंटीजर एन, सो इन दैट केस एक्स हमारा विल बी बिटवीन एन एंड एन प्लस वन। एक्स विल बी बिटवीन एन एंड एन प्लस वन। दिस इज फर्स्ट फंडा। सेकेंड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी बिटवीन जीरो एंड वन। जीरो हो सकता है, वन कभी भी नहीं होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्योंकि फ्रैक्शन है, कैन बी जीरो बट वन नहीं हो सकता। ठीक है, बिकॉज वन हो जाएगा तो फिर वन हमारा इंटीग्रल पार्ट में चला जाएगा। वन तो इंटीजर है, फ्रैक्शन थोड़ी है, तो इट कैन बी जीरो बट इट कैन नॉट बी वन एंड ऑलवेज बिटवीन जीरो एंड वन। तो ये दो कंडीशन है जो हमें बार बार अप्लाई करनी पड़ेंगे ऐसे किसी भी क्वेश्चन में। सबसे पहला काम, इक्वेशन गिवन है टू टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एन टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो इस पूरी इक्वेशन को ब्रेक करो इंटीजर में और फ्रैक्शन में। ठीक है, सो वी कैन राइट एक्स एज, क्योंकि एक्स अल्टीमेटली क्या है, एक्स इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और भी चीज़ों को आसान बनाना है तो देखो, इंटीग्रल पार्ट को हम लिख सकते हैं, उसको इंटीजर ही रखो और साथ में फ्रैक्शनल पार्ट को एफ लिख दो। ठीक है, इंटीजर की जगह एक्स की जगह आई लिख दिया, आई यानी इंटीजर, तो आई प्लस एफ। ठीक है, सो टू आई दिस इज इक्वल टू, एक्स को भी लिख दो आई प्लस एफ प्लस एन टाइम्स एफ। ठीक है, हमने आई लिखा है फॉर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स और एफ लिखा है फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, सो टू आई माइनस आई हो जाएगा आई, तो आई इज इक्वल टू एन प्लस वन टाइम्स एफ। क्लियर? नाउ वी नो कि एफ जो हमारा है, फ्रैक्शनल पार्ट जो है, दैट इज बिटवीन जीरो एंड वन। सो एन प्लस वन इंटू एफ, मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इस इक्वालिटी को एन प्लस वन से, एन प्लस वन तो एक पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि एन इज ए नेचुरल नंबर, सो एन प्लस वन टाइम्स एफ विल बी बिटवीन जीरो एंड एन प्लस वन। ठीक है, एन अगर नेचुरल नंबर है तो इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एन प्लस वन पॉजिटिव होगा। सो एन प्लस वन टाइम्स एफ विल बी बिटवीन जीरो एंड एन प्लस वन। ठीक है, और हमें पता है आई इज इक्वल टू एन प्लस वन टाइम्स एफ। सो पुट वैल्यू ऑफ आई हियर, सो आई विल बी बिटवीन जीरो एंड एन प्लस वन, और आई तो इंटीजर है, आई इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो क्या हो सकता है, आई कैन बी जीरो। ठीक है, जीरो से एन प्लस वन के बीच में जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, एंड एट मैक्स एन हो सकता है, बिकॉज एन प्लस वन पे इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है। सो जीरो से लेकर एन तक, वन तक, एन तक कोई वैल्यू हो सकता है आई, इजंट इट? सो क्लियर है? सो आई हमारा आ गया एन प्लस वन टाइम्स एफ। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू आई प्लस एफ। आई है एन प्लस वन टाइम्स एफ। ठीक है, सो एफ हमारा हो जाएगा बेसिकली वन बाई एन प्लस वन टाइम्स आई। सो आई प्लस वन बाई एन प्लस वन टाइम्स आई। सो इफेक्टिवली दिस इज वन प्लस वन बाई एन प्लस वन टाइम्स आई, यानी कि एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन टाइम्स आई, दिस इज इक्वल टू एक्स। और आई हमारा कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम जीरो टू एन, एनी वैल्यू फ्रॉम जीरो टू एन। सो आई की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो एक्स का एक वैल्यू मिलेगा, वन पुट करोगे एक एक्स का वैल्यू मिलेगा, टू पुट करोगे एक एक्स का वैल्यू मिलेगा, एंड सो ऑन। हमें सबका सम फाइंड आउट करना है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, फ्रेश पेज पे लिख देते हैं सारी बात कहानी। तो अब बच गया हमारा एक्स इज इक्वल टू एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन टाइम्स आई, आई यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स था, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम जीरो टू एन। ठीक है, तो वैल्यू एन पुट करें, वन पुट करेंगे, सो एक्स के लिए हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा, व्हेन वी पुट वैल्यू इक्वल टू वन, तो एक्स विल बी इक्वल टू एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन टाइम्स वन। ठीक है, जीरो भी पुट होगा, जीरो तो भूल ही गए, जब जीरो पुट करेंगे तब तो वैल्यू जीरो आ जाएगा, एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। वन पुट करेंगे वन आ जाएगा, टू पुट करेंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को, तो दिस विल बी एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन इंटू टू एंड सो ऑन। जब एन पुट करेंगे सो दिस विल बी एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन टाइम्स एन। सम कर लेंगे इन सारी वैल्यूज़ को, सो जीरो को तो सम करने का कोई मतलब जीरो ही आने वाला है सम करके भी। ठीक है, सो ऐड ऑल दीज वैल्यूज, एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन कॉमन आ जाएगा,
and inside the bracket it will be 1 plus 2 plus 3 till n, and from 1 to n summation is equal to n plus 1 into n by 2. So n plus 2 upon n plus 1 into n plus 1 by 2. n plus 1 से n plus 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा n into n plus 2 by 2. ऑप्शन ए इज द आंसर, n into n plus 2 by 2. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. If m and n are two positive integers such that 7m plus 11n is equal to 200, then minimum possible value of m plus n. क्या गिवन है हमें? 7m plus 11n is equal to 200, that is given, and we have to find out minimum possible value of m plus n. m plus n का minimum possible value क्या होगा? 7m plus 11n, this is equal to 200. ओके, ऐसे समझो कि 7m plus 11, m एक पर्सन है, n एक पर्सन है, ठीक है, और तुम 7m plus 11 दैट इज इक्वल टू 200, तुम्हारे पास 200 रुपीज़ है, ठीक है. तुम डिस्ट्रीब्यूट करो दो पार्ट्स में, 7m और 11n में, ठीक है, दो पार्ट्स में तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया है. अब तुम m एक पर्सन है जिसको 7 के मल्टीपल में ही रुपीज़ दे सकते हो, और n एक पर्सन है जिसको 11 के मल्टीपल में ही रुपीज़ दे सकते हो, ठीक है. तो ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा? ऐसे समझो कि अगर हम एक वैल्यू को जीरो कर दें, अगर हम m को जीरो कर दें, m को जीरो मान लो, इफ m इज इक्वल टू जीरो तो 11n इज इक्वल टू 200, तो 200 बाई 11 यानी n का वैल्यू क्या आएगा? 200 बाई 11 आएगा. इजंट इट सो? इफ m इज जीरो, इफ m इज जीरो then n will be 200 by 11, which is roughly 19. 19 आएगा कि 18 आएगा? 18 आएगा, ठीक है. 110, हाँ, रफली 18 आएगा. और अगर हम n को जीरो कर दें, सो m विल बी 200 बाई 7, तो रफली 29 आएगा. इजंट इट सो? तो अगर हम सिर्फ से ऑब्जर्व करें, इफ m इज इक्वल टू जीरो तो n हमारा रफली 18 है, बट अगर n जीरो है तो m हमारा 29 है. क्यों ज़्यादा है? बिकॉज जो कोफिशिएंट है m का दैट इज स्मॉलर. बिटवीन m एंड n कोफिशिएंट ऑफ m छोटा है और कोफिशिएंट ऑफ n बड़ा है. जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा वो वैल्यू हमें स्मॉलर आएगी अगर दूसरी वैल्यू हमारी जीरो आई, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है m प्लस n को. हमारा इंटेंशन क्या है? m प्लस n शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल. तो ये मिनिमम कब आएगा? मिनिमम कब आएगा? जबकि हम वो वैल्यू लें जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा है, उसको लार्जर रखें, यानी कि उस पर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करें और दूसरे वाले पे कम डिस्ट्रीब्यूट करें. ये लॉजिक से पहले समझ रहे हैं, फिर सॉल्यूशन को लॉजिकली समझने के अलावा हम प्रॉपर्ली सॉल्व करके भी समझेंगे. बट अगर लॉजिकली समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, कि m प्लस n को मिनिमाइज करना है, यानी कि अल्टीमेटली ज़्यादा का ज़्यादा फोकस तो फोकस करोगे n पे, कि n को, यानी कि यहाँ पे 11n, जितना ज़्यादा 11n पे डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा उतना ही हमारा टोटल m प्लस n मिनिमम आएगा, टोटल m प्लस n उतना ही कम आएगा. ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 7m प्लस 11n है, सो वी कैन राइट दिस एज 7m प्लस 7n प्लस 4n इज इक्वल टू 200. ठीक है, तो और ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज अल्टीमेटली हमें चाहिए m प्लस n. तो 7m प्लस 7n लिखते ही 7 कॉमन आ जाएगा, तो 7 इंटू m प्लस n प्लस 4n दिस इज इक्वल टू 200. अब हमें चाहिए m प्लस n मिनिमाइज हो, तो 7 इंटू m प्लस n भी मिनिमम होगा. ठीक है, सो दिस पार्ट शुड बी मिनिमम, ये मिनिमम हो, और अगर ये मिनिमम होगा तो 4n को मैक्सिमम होना पड़ेगा. सम तो कांस्टेंट है भाई, 200 कांस्टेंट है, सम है. ठीक है, सो अगर 7 टाइम्स m प्लस n को मिनिमम करना है तो 4n को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 7 तो कांस्टेंट है, m प्लस n मिनिमम होगा, 7 टाइम्स m प्लस n भी मिनिमम ही होगा. सो पहला पार्ट मिनिमम हो, सेकंड पार्ट को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, यानी कि हमें n को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, n को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा. m प्लस n तब मिनिमम आएगा जबकि n मैक्सिमम हो, और n का मैक्सिमम वैल्यू रफली 18 के आसपास आ रहा है, बट कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्टली क्या आएगा, क्योंकि m और n दोनों को ही पॉजिटिव इंटीजर होना है. बोथ हैव टू बी पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, तो क्या वैल्यू हो सकता है? अगर n को मैक्सिमाइज करेंगे तो m को मिनिमाइज करेंगे, m जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. m को 1 लेंगे तो m को 1 लिया तो 7 इंटू 1 7 आ गया. ठीक है, सो बेसिकली हमें चाहिए अगर 11n इज इक्वल टू 200 माइनस 7m. ओके, और देखना है कि कब हमारा वैल्यू मल्टीपल ऑफ 11 हो जाएगा. m को 0 लिया तो वैल्यू आ जाएगा 200, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 11, नहीं चलेगा. 1 ले लो, 200 माइनस 7 193, स्टिल नॉट ए मल्टीपल ऑफ 11, नहीं चलेगा.
m को 2 ले लिया, 200 माइनस 14 186 नहीं चलेगा, 3 ले लिया, फर्दर 7 सब्ट्रैक्ट करो 179 नॉट ए मल्टीपल ऑफ 11, 4 ले लिया 172 स्टिल नॉट ए मल्टीपल ऑफ 11, 5 ले लिया 165 165 मल्टीपल ऑफ 11 है तो यस यही हमारा सॉल्यूशन होगा कि m इज इक्वल टू 5 पे 165 आ गया, 11 n 165 है तो n हमारा क्या होगा, n हो जाएगा 15, 15 इंटू 11 165, सो दिस विल बी आवर फेवरेबल केस, m इज इक्वल टू 5 n इज इक्वल टू 15 और m प्लस n इज इक्वल टू 20, सो आंसर होगा m प्लस n इक्वल टू 20 विल बी आवर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर दिस गिवन इक्वेशन। क्या लॉजिक अप्रिशिएट कर पा रहे हो, लॉजिक हमने क्या लगाया, ठीक है, क्लियर है। प्रॉपरली कैसे सॉल्व करते हैं इसको कि हमने सेपरेट करते पहले जो हमने किया कि 7m प्लस 7n प्लस 4n दिस इज इक्वल टू 200, तो 7 टाइम्स ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 200 माइनस 4n, ठीक है, तो m प्लस n इज इक्वल टू 200 माइनस 4n बाई 7। नाउ सिंस m प्लस n हैज टू बी मिनिमाइज्ड, तो ये मिनिमम होना है, सो दिस वैल्यू शुड आल्सो बी मिनिमम 200 माइनस 4n बाई 7। अब 200 तो कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिस वैल्यू को, अगर हमें टोटल वैल्यू मिनिमाइज करनी है तो जिस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी मैक्सिमाइज्ड, है कि नहीं, तो 4n शुड बी मैक्सिमम, यानी कि n शुड बी मैक्सिमम एज पॉसिबल, क्लियर है। और साथ में हमें पता है कि अगर m 0 भी हो जाएगा तब भी n max कैन बी 200 बाई 11 विच इज रफली 18, सो n max कैन बी क्लोजर टू 18, तो हमें देखना है n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं यहाँ पे 200 माइनस 4n बाई 7 में। अब पहले थोड़ा सा चीज़ों को आसान कर लो, 200 माइनस 4n बाई 7 है, 7 से 200 को डिवाइड करो तो 196 तो पूरा हो जाता है, 196 14 स्क्वायर है, तो 196 प्लस 4 माइनस 4n बाई 7, 196 बाई 7 दिस इज इक्वल टू 28, तो 28 प्लस 4 माइनस 4n यानी 4 इंटू 1 माइनस n बाई 7, ओके। और क्योंकि ये वैल्यू m प्लस n है, m और n दोनों ही इंटीजर है, m प्लस n भी इंटीजर आएगा, तो 4 इंटू 1 माइनस n बाई 7 ये भी तो इंटीजर होगा, 4 इंटू 1 माइनस n बाई 7 ये भी तो इंटीजर होगा, यानी कि 1 माइनस n बाई 7 को इंटीजर होना पड़ेगा, ठीक है। दिस कैन बी इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड सो ऑन। 0 होगा तो क्या है 1 माइनस n बाई 7, n की वैल्यू क्या आ जाएगा, n विल बी इक्वल टू 1 फॉर 0, अगर 1 माइनस n बाई 7 1 होगा तो n इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8, 2 होगा तो 7 इंटू 14 प्लस 1 15, 3 होगा तो 22, बट प्रॉब्लम ये है कि n हमारा मैक्सिमम कैन बी 18, 18 है उससे छोटा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन इज इक्वल टू 50, ठीक है। फिर यहाँ से जैसे हमें n इज इक्वल 15 मिला तो फिर अब m की वैल्यू निकालने नहीं बैठ जाना है, डायरेक्टली पुट कर दोगे इन दिस इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा m प्लस n क्या आ जाएगा 28 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 15 बाई 7, तो 28 माइनस 8 आंसर विल इक्वल 20, 20 हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब इसके लिए थोड़ा सा अलजेब्रा के साथ कंफर्टेबल तो होना पड़ेगा इन इक्वेशंस के साथ में, अदरवाइज डेफिनेटली अगर तुम पहली बार ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे होगे तो तुम्हें प्रॉब्लम फेस होगा, और उसके लिए थोड़े से लीनियर क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही कंफर्टेबल होगा ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If mod of x less than 100 and mod of y less than 100, then number of integral solution of x comma y satisfying the equation 4x plus 7y is equal to 3 क्या होगा। mod of x less than 100 है, mod of y less than 100 है, so if mod of x is less than 100 तो x will be between minus 100 and 100, mod of y is also less than 100, so y will be between minus 100 and 100. We need to find out number of integral solutions of x comma y satisfying the equation 4x plus 7y is equal to 3. 4x plus 7y is equal to 3. सबसे पहले एक सॉल्यूशन निकालो, ठीक है, एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकालो। अगर हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं सो x हमारा क्या आएगा, x विल बी रफली है 4/3, ठीक है। तो इंटीजर तो नहीं आ रहा है, बट x को अगर हम 4 और 7 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 एंड 7 डिफरेंस आ रहा है 3 का,
और हमें राइट हैंड साइड पे भी 3 दिख रहा है। सो अगर हम 4x को 1 रखेंगे तो फिर y को -1, तो -3 आएगा। बट अगर हम y को 1 रखें, x को -1, हाँ एक सॉल्यूशन मिल गया। x इज -1, y इज 1 सॉल्यूशन मिल गया। 4 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 3। तो इफ x इज -1, y इज 1, तो हमें सम 3 आएगा। एक सॉल्यूशन मिलते ही अब चीज़ें आसान है, बिकॉज हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हमें कोई लीनियर इक्वेशन गिवन है ax प्लस by इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू n। ठीक है, जब भी ऐसा गिवन है और हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, मान लो p एंड q, तो अगला सॉल्यूशन मिलना आसान है, क्योंकि बिकॉज वैल्यूज ऑफ x चेंज विद द कोफिशिएंट ऑफ y। लेकिन नेक्स्ट सॉल्यूशन विल बी p प्लस b, और अगर नेक्स्ट p प्लस b आएगा x के लिए, तो y के लिए दिस विल बी q माइनस a। एक को इंक्रीज करोगे, दूसरे को डिक्रीज करोगे, या पहले को डिक्रीज करो, दूसरे को इंक्रीज करो। ठीक है, सो -1 अगर हमें एक सॉल्यूशन मिला है फॉर x, नेक्स्ट विल बी -1 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 6। और सिमिलरली फॉर हिज, अब यहाँ पे हमने इंक्रीज किया है तो इसको डिक्रीज करोगे, 1 -3 विच इज इक्वल टू -4, सॉरी 4th कोफिशिएंट था, 4 है कोफिशिएंट, तो -4 होगा, 1 -4 दैट इज इक्वल टू -3। चेक कर लो, 6 इंटू 4 24, -21 3 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू कर पाओगे, -1 से 6 आया, 6 से 6 प्लस 1 13, और यहाँ पे -3 -4 -7, 13 प्लस 7 20, -7 -4 -11, 20 प्लस 7 27 -15 एंड सो ऑन। अब यही दूसरे साइड में भी जा सकते थे कि सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, जैसे हमने 7 ऐड किया लगातार, वैसे ही सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, और साथ में ये भी ऑब्जर्व करो, कोफिशिएंट x का जो है 4 है, y का 7 है, तो ज़्यादा बड़ा कोफिशिएंट किसका है, y का है, 7 है। तो y का जो कोफिशिएंट 7, ये हमें x के वैल्यू का अफेक्ट करेगा, यानी कि x की वैल्यू ज़्यादा तेजी से चेंज होगा। इज दैट इट सो? भाई x की वैल्यूज क्या है, -1 आ रहा है, नेक्स्ट 6 13 20 27 34 एंड सो ऑन। और कहाँ तक ले जाना है, -100 से 100 तक चलेगा। सो मैक्सिमम वैल्यू कैन बी क्लोज टू 100, इजंट इट सो? और मिनिमम वैल्यू कैन बी क्लोज टू -100, -100 से 100 के बीच में रखना है। और x की वैल्यू ज़्यादा फास्ट चेंज हो रहा है इन कंपेरिजन टू y। देखो हमने स्टार्ट जहाँ पे किया है -1 तो दोनों वैल्यूज ऑलमोस्ट आसपास है, ऑलमोस्ट आसपास है। ठीक है, ऑलमोस्ट आसपास है। अगर बहुत ज़्यादा गैप होगा तो फिर हमें एंड पॉइंट्स पे भी चेक करना पड़ेगा, यानी कि जब हमारा x का वैल्यू -100 के आसपास होगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि y का वैल्यू कहीं ऑफशूट तो नहीं कर गया, कि -100 से ऑलरेडी पहले बाहर निकल चुका है। ठीक है, या फिर जब x हमारा 100 के आसपास जा रहा है तो y का वैल्यू कहाँ पे रह रहा है। ठीक है, बट अदरवाइज यहाँ पे क्लियरली हमें विजिबल है, सिंस x और y की वैल्यूज -1 और 1 आसपास है, जब हमने 0 के आसपास देखा। बट तो फिर डेफिनेटली जब x हमारा -100 पे पहुंचेगा, जब डिक्रीज करेंगे x हमारा -100 पे पहुंचेगा, तो y हमारा -100 पे तब तक नहीं पहुंच पाया होगा, बिकॉज y हमारा कितने पे डिक्रीज करेगा, y डिक्रीज करेगा 4 से, है कि नहीं, डिक्रीज करेगा 4 से। क्लियर है? और सॉरी, y तो ऐड हो रहा होगा, y तो ऐड हो रहा होगा, जब हमारा x डिक्रीज हो रहा है तो y ऐड हो रहा होगा। ठीक है, सो y ऐड होके भी हमारा 4 से ऐड होगा, 4 ऐड होके भी 100 के पास तक नहीं पहुंच पाया होगा, बिकॉज हमारा x 7 से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली जब हम x को इंक्रीज कराएंगे और x 100 पे पहुंचेगा तो y -100 पे नहीं पहुंच पाया होगा। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अगर ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो फिर हमें इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेट करते समय, बिकॉज ऑफ द गिवन वैल्यूज। ठीक है, बाकी टेस्ट करेंगे हम, नो डाउट करेंगे, बट जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें ये देखना है कि x का वैल्यू -100 से 100 के बीच में हमें कितनी ऐसी वैल्यूज x की मिलेंगी। तो उसके लिए वी नीड टू फाइंड आउट जनरल टर्म। अब x हमारा -1 आ रहा है, 6 आ रहा है, 13 आ रहा है एंड सो ऑन, तो जनरल टर्म क्या हो सकता है? जनरल टर्म में गैप आ रहा है 7 का, और ये क्लियरली एक AP फॉर्म हो रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज इक्वल 7। ओके, तो वी कैन से दैट जनरल टर्म कैन बी 7k -1। बिकॉज हमें नेगेटिव में भी जाना है, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का चक्कर छोड़ो, हमें k की कितनी वैल्यूज मिलेगी ये हमें आइडेंटिफाई करना है। 7k -1 लिख दिया हमने। ठीक है, 7k + 6 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम अपने एंड पे जाओ, 7k + 6 से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फाइंड आउट करना है, और 7k -1 जनरल टर्म है, तो हमारा जो x है दैट शुड बी बिटवीन -100 एंड 100। इक्वालिटी नहीं होगा किसी में भी, बिकॉज हमें mod x लेस देन 100 चाहिए। अब बस, सो 7k -1 इज बिटवीन -100 एंड 100। 1 ऐड कर दो पूरी इक्वेशन में, तो -100 + 1 -99 इज लेस देन 7k लेस देन 101, डिवाइड बाई 7, तो -99 बाई 7 इज लेस देन k लेस देन 101 बाई 7। 99 बाई 7 98 बाई 7 होता है 14, तो दिस इज -14 एंड 1 बाई 7 इज लेस देन k एंड k इज लेस देन
14 and 3/7. Since k has to be an integer, so k हमारा -14 हो सकता है, -15 नहीं हो सकता, तो k कैन बी -14, -13, -14 1/7 से 14 3/7 तक है, -14 -13 -12 -1 0 1 2 3 टिल 14. सो -14 से लेकर 14 तक, -14 से -1 तक 14 नेगेटिव, +0 1 वैल्यू 0 एंड 14 पॉजिटिव, टोटल 29 वैल्यूज होंगी, 29 वैल्यूज होंगी. सो आंसर हमारा आ जाएगा 29 सॉल्यूशंस इन टोटल. सॉल्यूशंस इन टोटल. ठीक है, चेक करने के लिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं एंड पॉइंट्स पे. 4x + 7y = 3 था जब हमारा लास्ट वैल्यू कब आएगा, -14 पे और 14 पे. ठीक है, और हमने जनरल टर्म लिया है 7k - 1. तो k = -14 और k = 14 पुट करके देखोगे, -14 में वैल्यू आ जाएगा -98 -1 -99, और ये वैल्यू आ रहा है x का, तो x = -99, तो y क्या आएगा, 7y = 3 - 4x, तो y = 3 - 4x by 7. So when x is equal to -99, y will be equal to 3 minus 4 into -99 by 7. So 3 plus 400 minus 4, 396 by 7, 399 by 7. तो 7 5 is 35, 57 आ रहा है. तो क्लियरली दिस इज 57, y हमें चाहिए बिटवीन -100 एंड 100. सो एज लॉन्ग एज y इज बिटवीन -100 एंड 100 कोई प्रॉब्लम नहीं. तो यस, y की वैल्यू 57 आ रही है. एट मैक्स वैल्यू 57 आएगा, जबकि x हमारा -99 हो रहा है. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब जब हम k = 14 पुट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 98 - 1 97. So for x = 97, y will be equal to 3 minus 4 into 97 by 7. That is equal to 3 minus 360 or 28, 388 by 7 minus 385 by 7. So this is -55. तो स्टिल विद इन द रेंज, और एज लॉन्ग एज रेंज के अंदर है तो y को चेक करने का फिर ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है. तो क्लियरली ये बात समझ पा रहे होगे कि क्योंकि कोफिशिएंट हमारा x का स्मॉलर था, y का लार्जर था, तो x पे जो चेंज आ रहा है वो 7 का चेंज आ रहा था. दैट इज वाई हमने x पे ये इनइक्वालिटी अप्लाई किया. अगर हम y पे इनइक्वालिटी अप्लाई करते तब हमें प्रॉब्लम होता. क्यों प्रॉब्लम होता है, क्योंकि y कोफिशिएंट ज़्यादा है, y में चेंज छोटा छोटा आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है. ठीक है, तो y की हमें ज़्यादा वैल्यूज मिलेंगी, और y हमारा देखो -55 पहुंच रहा है, जबकि हमारा x 97 में पहुंच गया. तो अगर हम y में -100 से 100 के बीच में टर्म अप्लाई करते तो हमें शायद 50s में मिलता आंसर, और फिर उसके बाद में x पे भी चेकआउट करना पड़ता, हमसे गलतियां होती. तो ऐसे किसी भी केस में हमेशा ट्राई टू चेक वैल्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल जहाँ पे कि चेंज हमारा लार्जर आ रहा है, क्योंकि उसके कम टर्म्स मिलेंगे, और वही हमारा लिमिटिंग फैक्टर होगा. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ओके. और कंफर्ट तुम्हारा जब ऐसे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तब आएगा. तो कंफर्ट के लिए 1-2 क्वेश्चन और अपने पे सॉल्व कर लेना, तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी. ठीक है, ओके. सो इतना ही रखते हैं सेशन में, और आई बिलीव जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो सारे के सारे क्लियर होंगे. फिर भी कहीं पे डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट जरूर मेंशन करना. ऑल्सो गिव फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, और डाउट बिना किसी हेजिटेशन के जरूर से मेंशन करना, बिकॉज अगर तुम्हें कोई डाउट है तो ज़रूर से ज़रूर और भी लोगों को ऐसा कोई डाउट रहा होगा. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लेना, और साथ में यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम @ADITYAKT, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल. दैट्स ऑल. बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.